अब हम देखते हैं थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन हमारी एंडोक्राइन फिजियोलॉजी का 5th हार्मोन है। दो हमारे उसके थे, दो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले थे इससे पहले, और उसके बाद हमने किए दो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस की इफेक्ट के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो कि आ जाता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। और थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये किसको स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसको हम T3 T4 या RT3 भी कहते हैं। RT3 मतलब रिवर्स T3 हार्मोन। सही, थायराइड हार्मोन रिलीज करवाएगा क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम थायराइड हार्मोन से पहले थायराइड ग्लैंड की थोड़ी स्ट्रक्चरल बेसिक्स देख लेते हैं कि अगर ये हमारा थायराइड ग्लैंड है तो क्या होगा। इस थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ फॉलिकल्स होते हैं जो कि लाइन कर रहे होते हैं हमारी थायराइड साइट्स। थायराइड साइट्स जिसको हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स या फिर फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं, ये हमारे क्या करेंगे? थायराइड फॉलिकल्स को लाइन करते हैं, और यही हमारे वो सेल्स हैं जो कि हमारे थायराइड हार्मोन रिलीज करेंगे। इसके अलावा एक और हमारे सेल होते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स, जो कि एक और हार्मोन रिलीज करेंगे। कौन सा? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हम देखेंगे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो हमारा वो तब कवर होगा। अभी के लिए हमारे पास कौन सा है? अभी हम देखेंगे थायरोसाइट्स के इफेक्ट को, जो कि है प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। सही, थायराइड हार्मोन की सबसे बेसिक हमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के बाद हम देखेंगे ये कैसे एक्शन करता है, इसके फंक्शंस, और फिर इसकी हाइपर और हाइपोसेक्रीशन में इफेक्ट्स। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस इस पूरे एक सीरीज ऑफ एक्शंस हैं जो कि हमें याद करने होंगे। 7 स्टेप्स हैं। हम इन 7 स्टेप्स को पहले समरी में ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से हम करेंगे। देखो, स्टार्ट कहाँ से? नंबरिंग, वी विल ऑलवेज फॉलो नंबरिंग। कि थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल आ रहा है कोलॉइड के अंदर। नंबर 2 क्या है? आयोडीन आ रहा है हमारा कोलॉइड के अंदर से। ये कोलॉइड है, फॉलिकुलर सेल्स और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से आयोडीन आया कोलॉइड के अंदर, दिस इज 2। 3 में क्या है? आयोडीन, आयन इज कन्वर्टिंग इनटू आयोडीन मॉलिक्यूल। फिर आयोडीन मॉलिक्यूल प्लस थायरोग्लोबुलिन जो आया, दे आर फॉर्मिंग MIT एंड DIT। नंबर 4, हम सिर्फ पिक्चर देख रहे हैं, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, MIT इज देन कन्वर्टिंग इनटू T3 T4 एंड RT3, और फिर ये वाले जा रहे हैं इनटू सम वेसाइकिल और फिर इनटू द ब्लड वेसल। दिस इज पूरी सिंथेसिस। एंड इन स्टेप्स के कुछ के नाम है, कुछ की और डिटेल्स हैं, तो वील जस्ट लुक एट द थ्योरी। नंबर 1, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। थायरोग्लोबुलिन सिंथेसाइज होगा और कहाँ जाएगा? कोलॉइड के अंदर। फिर आयोडीन ट्रैपिंग। आयोडीन ट्रैपिंग क्या है? आयोडीन को ब्लड से कोलॉइड के अंदर लाना इज आयोडीन ट्रैपिंग। इसके अंदर 2 स्टेप्स आ रहे हैं, एक है ब्लड से फॉलिकुलर सेल और दूसरा है फॉलिकुलर सेल से कोलॉइड। तो ब्लड से फॉलिकुलर सेल के अंदर जो आ रहा है, किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू आ रहा है? इट्स अ सिम्पोर्टेड सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। सही है, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आ रहा है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर के थ्रू। और अब इसके बाद हमारा फॉलिकुलर सेल के बाद फॉलिकुलर सेल से कोलॉइड की तरफ कौन सा जाएगा? इट्स एन एंटीपोर्टर। क्या मतलब? क्लोरीन अंदर आ रहा है, आयोडीन बाहर जा रहा है, तो क्या होगी? एंटीपोर्टर है। और इस एंटीपोर्टर का क्या नाम है? पेंड्रेटिन ट्रांसपोर्टर। नाम इसका एक्चुअली में है आयोडीन क्लोराइड एंटीपोर्टर, बट इसका दूसरा एक्चुअल नाम क्या है, जिसको कॉमन नेम है इसका? पेंड्रेटिन। सही। अब हमने अभी यहाँ बोला था कि थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट होता है बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम। थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कौन स्टिमुलेट करवाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा स्टेप करवा रहा होता है स्टिमुलेट? वो ये वाला स्टेप है। तो आयोडीन ट्रैपिंग को स्टिमुलेट करता है कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके बाद हमारा पूरा सारा काम हो सकता है। तो मेजर इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन हुआ? आयोडीन ट्रैपिंग। उसके बाद आयोडीन की ऑक्सीडेशन होती है, हमने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, और ये एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है जिसको कौन करेगा? थायराइड पर ऑक्सीडेज। तो थायराइड पर ऑक्सीडेज, इसके अंदर TPO लिखा हुआ है। तो थायराइड पर ऑक्सीडेज 3 स्टेप्स करेगा, यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं 1, 2 एंड 3। बेसिकली 3rd स्टेप, 4th स्टेप और 5th स्टेप कौन करवाएगा? हमारे थायराइड पर ऑक्सीडेज। पहला इसने किया ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइन इनटू आयोडाइड मॉलिक्यूल। दूसरा है ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन क्या है? हमने बोला था थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन कंबाइन होकर MIT एंड DIT बनाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ MIT विच इज मोनो आयोडीन आयोडो टायरोसिन, और DIT क्या हो जाएगा? डाई आयोडो टायरोसिन। ये भी स्टिमुलेटेड बाय थायराइड पर ऑक्सीडेज है ना। फिर इसके बाद आएगी कपलिंग। कपलिंग में क्या होगा? हमने जो MIT और DIT बनाए हैं वो रैंडमली एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। अगर MIT और DIT कंबाइन हो रहे हैं तो हमारा T3 बनेगा। मोनो प्लस डाई, 1 + 2 क्या होगा? 3। फिर डाई प्लस डाई होगा तो हमारे पास T4 आ जाएगा। और अगर मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन किसी और कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मिक्स हो तो ये रिवर्स T3 बनाते हैं। मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, एक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, मतलब 2 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मिक्स होते हैं। तो एक में हमें T3 मिलता है और एक में हमें RT3 मिलता है, और ये भी स्टिमुलेटेड बाय थायराइड पर ऑक्सीडेज है। सही। अब ये जो प्रोडक्शन है इसके अंदर सबसे लो हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होती है वो किसकी होती है? T4 की प्रोडक्शन होती है। ऑलमोस्ट 90+% जो होती है हमारी थायराइड ग्लैंड की, वो क्या होता है? T4 होता है। अभी हम इसको आगे सही से देखेंगे। एंडोसाइटोसिस, उसके बाद एंडोसाइटोसिस होगा इसका, और फिर 7th स्टेप क्या है हमारा? लाइसोसोमल डाइजेशन एंड हार्मोन रिलीज। अब देखो, जब एंडोसाइटोसिस हो रहा होगा तो ये कुछ कोलॉइड भी अंदर ले आएगा, कुछ MIT DIT भी खराब जो होंगे वो ले आएगा अंदर। तो लाइसोसोम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा वालों को खत्म कर देते हैं और फिर हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं। सही। हमारे ये स्टेप्स हैं 4। अब सिर्फ नाम देखते हैं, डिटेल रिवीजन, नाम याद रखने कौन कौन से? थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, आयोडीन ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग, एंडोसाइटोसिस एंड लाइसोसोमल डाइजेशन एंड रिलीज ऑफ हार्मोन इनटू द ब्लड वेसल्स। अब जब ब्लड वेसल्स के अंदर हार्मोन आ रहे हैं तो ये ऐसे ही तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था कि इसकी स्टीरॉइडल वो है, स्टीरॉइड के तरीके से ये एक्ट करेंगे, है ना। तो ये क्या है? किसी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कंबाइन होंगे। जैसे लिपिड किसी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं, ये भी किसी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कंबाइन होंगे। कौन कौन से हैं? 3 हैं हमारे। अब ये तीनों जो हैं ये किसी ना किसी, ये तीनों इन तीनों के साथ कंबाइन होते हैं। मतलब थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन T3 के साथ भी होगा कंबाइन, T4 के साथ भी होगा कंबाइन, रिवर्स T3 के साथ भी कंबाइन होगा। सेम केस विद ट्रांस थायरोकिन और एल्ब्यूमिन, ये तीनों के साथ कंबाइन होते हैं। बट थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा T4 के साथ कंबाइन होते हैं। क्या मतलब? अगर T4 हमारे 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 में से लेट्स से 70% किस में जाता है? इसमें मतलब सबसे ज़्यादा T4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किससे बाइंड करती है?
इसके साथ। सेम केस विद T3, T3 किसके साथ कंबाइन होता है सबसे ज़्यादा? एल्ब्यूमिन के साथ। और T3 सबसे कम किसके साथ कंबाइन होता है? ट्रांस थायरोटिन के साथ। सही। अब हमने क्या कहा? हमने कहा था कि T4 सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं ना इसके अंदर, थायराइड के अंदर, और T3 RT3 बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये काम इनके हिसाब से क्या है, प्रोडक्शन जो है वो काम के लिहाज से है कि T4 सबसे ज़्यादा यूज़ है, इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं। सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा, सबसे ज़्यादा यूज़ है, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है? हमारा T3 एक्टिव है। तो हमें क्या करना पड़ता है? T4 को ना T3 के अंदर कन्वर्ट करना होता है। फिर रिवर्स T3 का क्या है? रिवर्स T3 इज लीस्ट एक्टिव। जब हमें थायराइड हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती या फिर बैकअप रखना होता है, तो हम क्या करते हैं? T4 को RT3 में कन्वर्ट कर देते हैं। सही। और अभी भी अगर T4 बच गया है तो क्या करते हैं? एक्सक्रीट कर देते हैं उसको हम। तो हमारा T4 को से T3 या T4 से RT3 की कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल कन्वर्जन। सही है। थायराइड ने अपना काम किया, प्रोड्यूस करके हमें दे दिया। अब पेरिफेरल ऑर्गन्स हमारे क्या करेंगे? वो करेंगे कन्वर्ट और अपने बाकी काम लाएंगे। अब ये नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है कि अब देखो T3 जो बॉडी के अंदर है हमारे, वो उसमें से सिर्फ 13% किस में से आता है? हमारा थायराइड ग्लैंड से आता है। बाकी का जो 87% ऑफ T3 हमारी ब्लड के अंदर चल रहा है वो किससे आया है? पेरिफेरल कन्वर्जन से आया है। सही है। वैसे ही RT3 की एग्जांपल ले लो कि 5% सिर्फ ग्लैंड से आ रहा है और 95% T4 से आ रहा है। सही। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए कि T4 इतना ज़्यादा बनता है कि वो T3 और RT3 को अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, और तब भी बच जाए तो एक्सक्रीट हो जाता है। सही है। अब T4 से T3 इंपॉर्टेंट है और भी ज़्यादा कन्वर्जन। और ये क्या है? अब देखो T4 के अंदर क्या है? 4 आयोडीन है। सही है। डाई प्लस डाई था ना, तो इसके अंदर 4 आयोडीन है, और T3 के अंदर सिर्फ 3 आयोडीन है। तो T4 से T3 जब कन्वर्ट करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा? आयोडीन को रिमूव करूँगा, डी आयोडीनाइज करूँगा। सही है। तो जो एंजाइम मुझे चाहिए होगा वो कौन सा होगा? डी आयोडीनाइज। और कौन सी पोजीशन कैसे होता है? ये 5 प्राइम पोजीशन से होता है। सही है। 5 प्राइम पोजीशन से। तो 5 प्राइम पोजीशन से अगर मैं डी आयोडीनाइजेशन करा रहा हूँ तो कौन सा एंजाइम करेगा? 5 प्राइम डी आयोडीनाइज करेगा। और T4 उल्टा, RT3 क्या है? हमने बोला RT3 उल्टा है। तो क्या मतलब? ये 5 प्राइम से हो रहा था तो ये 5 से होगा। स्ट्रक्चरली इसमें 2 पोजीशन होती हैं, 5 प्राइम और 5 पोजीशन, जिसके ऊपर आयोडीन लगा होता है। तो 5 प्राइम से अगर आयोडीन रिमूव हो रहा है तो हमारा T3 बन जाएगा, और अगर 5 से रिमूव हो रहा है तो हमारा रिवर्स T3 बन जाएगा। अब 5 प्राइम की जो केस है क्या है? मेजर वो बनता है लिवर, किडनी और पिट्यूटरी के अंदर। बट कुछ जगह पे जैसे हमारे CNS है उसमें माइनर कन्वर्जेशन हो रही है, बहुत कम अमाउंट में T4 से T3 भी कन्वर्ट हो रहा होता है। सही। कुछ कन्वर्जन कर लेते हैं CNS हमारे, बट वो क्या करते हैं? वो अपने यूज़ के लिए रखते हैं, और बाकी के जो हमारे पिट्यूटरी, लिवर, किडनी है वो हमारी ब्लड के लिए भी करता है। सही हो गया। थायराइड हार्मोन हमने अभी भी इसमें भी बोला, और फिर हमने सेंसरी एंडोक्राइन के रिसेप्टिव फिजियोलॉजी के अंदर भी बोला था कि ये है तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है ना, टायरोसिन अमाइनो एसिड से बन रहा है। बट इसका क्या है मसला? ये सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं विद कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स के, जो कि हमारे स्टीरॉइड हार्मोन से। तो ये किस पर एक्ट करता है? हमने बोला था ये टाइप 2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। टाइप 2 वाले कौन से होते हैं? हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, है ना। और तो अगर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है तो उसके पास जीनोमिक एक्शंस भी होंगे, नॉन जीनोमिक एक्शंस भी होंगे। फंक्शंस के ऊपर आते हैं। फंक्शंस की इसके क्या है? फंक्शंस हैं बेसिकली इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ ऑल सिस्टम्स और इंक्रीजिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब इसको बाद में देखते, सही, इसको पहले समझते हैं। अगर ऑल सिस्टम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करे तो क्या मतलब? CVS पे क्या इफेक्ट शो करेगा? हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, और हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, जो इजेक्टेड ब्लड वॉल्यूम है। सही। रेस्पो के अंदर क्या करेगा? ये ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर देगा, और हमारी वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड इंक्रीज कर देगा। सही। CNS की एक्टिविटी क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। GIT के अंदर ये क्या करेगा? मोटिलिटी ऑफ GIT इंक्रीज कर देगा, और सिक्रीशन ऑफ GIT इंक्रीज कर देगा। सही है। ग्लैंड्स की सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा, और मसल्स की टोनिसिटी। सही। फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर देगा, उसके इंसुलिन लाइक इफेक्ट्स हैं। क्या मतलब? इसको बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करना है तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज लो और जल्दी से रेस्पायर करो, ग्लूकोज लो रेस्पायर करो, तो ये इंसुलिन जैसा काम करेगा। और यही अगेन ग्रोथ भी क्रिएट करेगा। जब सारी चीज़ें एक्टिविटी सब चीज़ों की बढ़ा रहे तो ग्रोथ भी इंक्रीज कर देगा। और इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये वही है कि इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये फंक्शंस हो गए। अगेन हमें क्या करना था? हमें इसकी करनी है मेजर एबनॉर्मैलिटीज़। एबनॉर्मैलिटीज़ हमने अभी तक जो भी देखी, या तो हाइपर सिक्रीशन होती है या हाइपो सिक्रीशन होती है। हमने एबनॉर्मैलिटीज़ में एक और टाइप इसमें थायराइड के अंदर करनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बेसिस पे। इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, अभी देखते हैं। बेसिकली हमने एक टाइप ऑफ एबनॉर्मैलिटी हम कहते थे जिसके अंदर लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड या तो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है ना। इसके अंदर जो अभी हम करेंगे वो, अब इसके साथ साथ एक और जो हम करेंगे वो क्या है? हमें कॉज को देखना है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ये एक होल। तो अब कैसे होती हैं इसकी एबनॉर्मैलिटीज़? इसकी एबनॉर्मैलिटीज़ ऐसे होंगी, प्राइमरी हाइपर सिक्रीशन हो सकती है या फिर प्राइमरी हाइपो सिक्रीशन, फिर सेकेंडरी हाइपर सिक्रीशन हो सकती है या फिर सेकेंडरी हाइपो सिक्रीशन हो सकती है, फिर टर्शियरी हाइपो सिक्रीशन या फिर टर्शियरी हाइपर सिक्रीशन। सही है। बेसिकली 2 स्टेप्स आगे, 2 हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन आ गई हैं। पहले हम अपनी जनरल वाली देख लेते हैं, हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन के अंदर कॉज क्या है? हमने क्या कहा था कि कैंसर्स होते हैं, तो थायराइड एडिनोमा इसका कॉज है, और ये करेगा क्या? ग्रेव्स डिजीज कॉज करेगा। सही है। दिस इज रट्टा अगैन। तो ग्रेव्स डिजीज, इसकी ग्रेव्स डिजीज की क्या वो है इफेक्ट्स? एक्सोफ्थेल्मोस मोस्ट कॉमन है, बाकी का आप यही कर सकते हो। बस बेसिकली क्या हो गया? हाइपर सिक्रीशन है मतलब एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब एक्टिविटी एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाएगी। सही है। हाइपर सिक्रीशन की वजह से एक्टिविटी एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी। क्या मतलब? हार्ट रेट बहुत, टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाएंगे, ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सही है। इंसुलिन लाइक इफेक्ट है, मतलब इंसुलिन को इंक्रीज कर, ब्लड के अंदर इंसुलिन को कम करा था, तो जब ये इंक्रीज हो रहा होगा तो ब्लड के अंदर बहुत ही कम हो जाएगी इंसुलिन, तो ग्लूकोज। सही है। तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। दिस इज बेसिकली साइड इफेक्ट्स। मेजर क्या है हमारा? एक्सोफ्थेल्मोस। फिर हाइपो सिक्रीशन को देखते हैं। हाइपो सिक्रीशन 4 डिफरेंट टाइप्स की है। सही है। होगा उनके अंदर ये इफेक्ट्स, मिक्स एडिमा और एथेरोस्क्लेरोसिस नजर आएगा हमें। बट टाइप्स क्या है और क्या है इसको हम देखते हैं। हाशिमोटो, उसके अंदर क्या होते हैं? एंटीबॉडीज अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड।
जब थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं तो थायराइड ग्लैंड काम सही से नहीं कर पाएगा, इस वजह से हाइपोसिक्रीशन। फिर दूसरा क्या, एब्सेंस ऑफ आयोडीन। जब आयोडीन एब्सेंट है, हमने क्या कहा था कि आयोडीन की प्रेजेंस से ही हमारा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था। जब थायराइड हार्मोन एब्सेंट है तो सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा, सही है, तो इसको हम कहते हैं एंडेमिक गॉइटर। फिर इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलॉइड गॉइटर। अब इसके अंदर सिंथेसिस ही नहीं हो रहा था, बट अब क्या है, सिंथेसिस हो रहा है बट डिफेक्टेड सिंथेसिस है, तो इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलॉइड गॉइटर। और फाइनल हमारा क्या है, अगर फीटस के अंदर हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाए तो इसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। सही हो गया। फिर हमारे ये हमने करने थे, हमने क्या कहा था, प्राइमरी हाइपरसिक्रीशन हो सकती है, प्राइमरी हाइपोसिक्रीशन हो सकती है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक 3 स्टेप बनाते हैं हमारे एज यूजुअल। कौन कौन से, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद थायराइड ग्लैंड। सही है, और थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है, हमारा थायराइड हार्मोन कर रहा है रिलीज, इसको हम लिखते हैं T3 T4। सही है। अब ब्लू से हम करेंगे हाइपरसिक्रीशंस और ऑरेंज से हम करेंगे हाइपोसिक्रीशंस। सही है। अब हाइपरसिक्रीशंस को देखते हैं, प्राइमरी हाइपरसिक्रीशन, सेकेंडरी हाइपरसिक्रीशन और टर्शियरी हाइपरसिक्रीशन। प्राइमरी तब होगा जब हमारा थायराइड इफेक्ट होगा, तो क्या मतलब, जब थायराइड के अंदर कैंसर आ जाएगा तो T3 T4 के लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो दिस इज प्राइमरी हाइपरसिक्रीशन। फिर सेकेंडरी हाइपरसिक्रीशन एक लेवल ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। सही है, तो क्या होगा, जब एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत ज़्यादा रिलीज करे, क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज करे। सही है, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और जब ये ज़्यादा होगा तो T3 T4 की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, अगेन हाइपरथायरॉइडिज्म। फिर हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोथैलेमस के ऊपर क्या होता है, जब हाइपोथैलेमस में डिफेक्ट आ गया और हाइपोथैलेमस ने थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे इफेक्ट डालेगा। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ज़्यादा TSH रिलीज करेगा, और TSH जब ज़्यादा रिलीज करेगा तो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट ज़्यादा होगा, और वो फिर T3 T4 दोबारा ज़्यादा बढ़ेगा, अगेन हाइपरथायरॉइडिज्म। सही हो गया। अब हम देखते हैं हमारा हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर क्या होगा, अगेन प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायरॉइडिज्म और टर्शियरी हाइपोथायरॉइडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म किस वजह से होगा, प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म हमारा होगा थायराइड ग्लैंड की डिक्रीज्ड एक्टिविटी की वजह से। सही है, जब एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, थायराइड ये वाला कम हो जाएगा। बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या है, डिफेक्ट की लोकेशंस हमें पता चलती हैं। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी डिफेक्टेड है तो क्या होगा, इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा, जिसकी वजह से थायराइड कम स्टिमुलेट होगा और T3 T4 कम बनेगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब डिफेक्ट आया तो हमारा होगा सेकेंडरी हाइपोथायरॉइडिज्म, और वैसे ही हमारा टर्शियरी हाइपोथायरॉइडिज्म कब होगा, जब हाइपोथैलेमस की सिक्रीशंस कम हो जाएंगी। सही है, हमारे थायराइड हार्मोन इतना ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, पेरिफेरल कन्वर्जन, बाइंडिंग प्रोटीन्स और सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड। सही है, थायराइड ग्लैंड के अंदर हम सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। फिर थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारा कैल्सीटोनिन रहता है, विच विल बी आवर नेक्स्ट हार्मोन जब हम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करेंगे। सही है।